हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या रिलेशन होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनीशन, ठीक है। सबसे पहले आप जान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते किसको है। तो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड, कैसे लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल number of atoms of various element present in the molecule of the compound, ये सिंपल सा डेफिनेशन लिखना मॉलिक्यूलर फार्मूला का। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं यदि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, किसके विषय में बात करूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज ले लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो है 6 जो है कार्बन के एटम से, कार्बन एटम, 12 जो है हाइड्रोजन के एटम है, H एटम, और 6 जो है ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स क्या है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 6, ये 12 और ये 6, ठीक है। लेकिन इसी का अगर हम लोग इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इसका यदि इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे तो इंपेरिकल फार्मूला जो हो जाएगा CH2O हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंपेरिकल फार्मूला में क्या लिखते हो कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं एटम के उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया ना। इट इज डिफाइन द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम है। उसी तरीके से अब इंपेरिकल फार्मूला का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सिंपलेस्ट नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो यदि कोई आपसे पूछे इंपेरिकल फार्मूला को कैसे डिफाइन करोगे, तो लिखना कि दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। दिस फार्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट, क्या लिखोगे, दिस फार्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट present in the molecule of compound, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने आपको ये बताया ग्लूकोज का ही कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा बच्चों, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ये हो जाएगा CH2O, ठीक है ना, CH2O। यहाँ पे जो एटम का रेशियो होगा 1:2:1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इंपेरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट नंबर देखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग देखेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है। अब इंपेरिकल फार्मूला मास यदि निकालना हो तो क्या करोगे, तो देखो इंपेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे हम लोग, दिख रहा है ना, इंपेरिकल फार्मूला मास, तो इट इज जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हम लोग कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं तो निकल जाता है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास। तो इंपेरिकल फार्मूला का मास कैसे निकालना, तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, इट इज इक्वल टू द
sum of atomic masses, sum of atomic masses of all the atoms in empirical formula of substance, in empirical formula of the substance, formula of the substance। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग एक चीज समझेंगे कि आखिर क्या रिलेशन होता है ये दोनों फार्मूला के बीच। ठीक है, आपने डेफिनेशन तो जान लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला का। एम्पिरिकल फार्मूला का मास भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये भी समझे। अब हम लोग समझते हैं क्या रिलेशन होता है बिटवीन दिस टू फार्मूला। ठीक, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाने से पहले ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन द टू फार्मूलाज। तो जो देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होल नंबर इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम एक्चुअल नंबर ऑफ क्या देते हैं, एटम देते हैं। तो आप एकदम याद रखना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा बच्चों इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, क्या रिलेशन होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। इसीलिए आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है ना, यहाँ पे n का मान होल नंबर है तो 1 2 3 4 से ही हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो n निकालने का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, तो n निकालना मॉलिक्यूलर फार्मूला बट्टा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बट्टा एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बट्टा एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगा कि इससे कैसे डिवाइड कर दे भाई फार्मूला से। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, क्या ले लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। और एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब हो गया यहाँ पर हम एम्पिरिकल फार्मूला मास लेंगे। ठीक है ना, क्या लोगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो n का मान निकाल लेना, मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो जब भी ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, उसकी मदद से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हो। ये सबको कंपेयर कर सकते हो ना, n बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला बटा एम्पिरिकल फार्मूला बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो n निकालने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ले लेंगे या मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास ले लेंगे। ठीक है, फार्मूला मास। तो देखो सबसे पहले आपको करना अब क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें ना एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालना होता है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी डेटा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा तभी जाके आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए क्या रूल्स बनाया गया है, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। देखो बच्चों इसके लिए क्या क्या रूल्स है, बहुत सिंपल रूल है। सबसे पहला आपको क्या करना है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक न्यूमेरिकल्स बताता हूँ और एक न्यूमेरिकल्स बताने के बाद इसके सारे रूल्स को लिखता हूँ। ठीक है, और फिर उसी आधार पर मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है, तो रूल्स को लिखने से पहले हम एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। न्यूमेरिकल से ये बच्चों कि अ सबस्टेंस ऑन एनालिसिस gave the following percentage composition, gave the following percentage composition। दिया हुआ है सोडियम का परसेंटेज दिया है 43.4%, दूसरा कार्बन का दिया है 11.3%। ठीक है,
और तीसरा ऑक्सीजन का दिया हुआ है 45.3%। ठीक है ना, ये आपको डेटा दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप्स यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको एलिमेंट लिख लेना होगा। क्या लिख लेना होगा? जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेना होगा। क्या लिख लेना होगा? उनका परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है ना? सबसे पहले एलिमेंट लिखना, फिर परसेंटेज कंपोजिशन, इसके बाद इसका एटॉमिक मास लिखना। आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद का स्टेप है सिंपल रेशियो ऑफ निकालेंगे मोल्स, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स निकालेंगे और सिंपल रेशियो के बाद यदि रिक्वायर्ड हो तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको करना, यही स्टेप्स है कि सबसे पहले एलिमेंट को लिखो, परसेंटेज का पोजीशन को लिखो, एटॉमिक मास लिखो। पहला रूल क्या हो जाएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना, दूसरा सिंपल रेशियो निकालना और उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना। तो जैसे देखो, एलिमेंट आपके पास सोडियम दिया है, कार्बन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। ठीक है ना, क्या क्या दिया है? सोडियम दिया है, कार्बन दिया है, ऑक्सीजन। सोडियम का परसेंटेज देखो 43.4 है, कार्बन का देखो 11.3 है और ऑक्सीजन का देखो 45.3 है। एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है, बताओ कितना होता है? 16। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे कैसे बच्चों? तो जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है उसमें हम लोग उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 11.3 में 12 से डिवाइड करेंगे और 45.3 में 16 से डिवाइड करेंगे। जो भी परसेंटेज कंपोजिशन है उसमें हम लोग इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं अभी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप खुद से ट्राई करोगे। तो देखो 43.4 डिवाइडेड बाय 23 आएगा 1.88 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 1.88 ले लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखो 11.3 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 0.94 और 45.3 डिवाइडेड बाय 16 जो होगा बच्चों 2.83 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है कि ये जो आया है सबसे छोटा वाला वैल्यू, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में देखना जो सबसे छोटा वैल्यू, उससे सबको अब आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो क्या करोगे? सबको डिवाइड करेंगे तो 1.88 में हम 0.94 से डिवाइड करेंगे, फिर 0.94 में 0.94 से डिवाइड करेंगे और 2.83 में 0.94 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? तो अब देखो 1.88 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 0.94 से, तो ये करीब 2 आ रहा है। ठीक है ना, 0.94 में 0.94 से करेंगे तो 1 आएगा और 2.83 में हम डिवाइड करेंगे 0.94 से, तो ये करीब करीब 3.01 दैट इज 3 आ रहा है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी क्या होगा? 213 ही होगा। बात समझ रहे हो ना? 213 ही होगा। तो अब बताओ इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इंपेरिकल फार्मूला में कौन कौन एलिमेंट इन्वॉल्व है? सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो Na के साथ 2 आया ना, तो Na2C के साथ 1, तो Na2C और O के साथ 3, तो Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंपेरिकल फार्मूला बच्चों? इंपेरिकल फार्मूला बताओ क्या लिखोगे? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा ना, Na2CO3। समझ में आ रहा है ना? Na2CO3 याद रखना, Na2CO3, क्योंकि 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलो अब इसके रूल्स को समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप रूल लिखते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी क्या कुछ रूल्स बनेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेप्स फॉर राइटिंग द एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो देखो क्या क्या स्टेप्स बनेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स लेना,
डिवाइड द percentage of each element, divide the percentage of each element by its atomic mass। यही ना हम लोगों ने अभी किया था, by its atomic mass। this will give the relative number of moles। क्या देगा ये? this will give the relative number of moles, relative number of moles। क्लियर है ना? ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सेकेंड देखो, डिवाइड द, अब सेकेंड स्टेप्स में क्या करना है? डिवाइड द कोशेंट, जो आया होगा नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, उसमें से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड करना है। तो क्या लिखेंगे? डिवाइड द कोशेंट ऑब्टेन्ड इन द एबव स्टेप्स। इन द एबव बोले तो ऊपर में जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है, एबव स्टेप्स by the smallest of them, smallest of them। क्लियर है ना? तो आपको क्या मिलेगा? सिंपल, इट विल गिव इट सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स, ठीक है ना? देन वी विल फाइंड क्या चीज? सिंपल रेशियो। वी विल फाइंड सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। ठीक है। तीसरा स्टेप्स याद रखेंगे, मल्टीप्लाई द फिगर सो ऑब्टेन बाय सुटेबल इंटीजर। जैसे मान लो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि जैसे कि मान लो यहाँ पर 1.5 आया कितना? 1.5। ठीक है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 कर सकते हो। ठीक है ना? यहाँ 0.5 है तो 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये मान लो 2.5 है, 2 से मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में याद रखना है, थर्ड स्टेप्स, कि मल्टीप्लाई द फिगर्स। ठीक है, बाय सुटेबल इंटीजर, बाय सुटेबल इंटीजर्स। ठीक है, और कौन सा इंटीजर यहां पे लेना? पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेना, इफ नेसेसरी। ठीक है, इफ नेसेसरी। ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलती लिखा क्या? NESSESSARY। चलो गलती होगा तो सही कर लेना। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। ये सारे स्टेप्स बनेंगे। और फोर्थ स्टेप में फाइनली आप सिंबल को लेके फार्मूला लिख दो, एम्पिरिकल फार्मूला। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? राइट डाउन, फाइनली राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट, ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, एंड पुट द एबव नंबर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना? एंड पुट द एबव सिंपलेस्ट नंबर। हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर निकाले है ना, होल नंबर। ये बस यही स्टेप है, इससे आपको मिल जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये 4 स्टेप्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग से सवाल पूछ दे कि हाउ टू कैलकुलेट देन मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो चलो यहीं पर मैं लिख देता हूं, स्टेप्स फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहला तो यही आपको काम करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप्स पूरा क्या हो जाएगा? कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे? तो ऊपर में जो 4 स्टेप्स मैंने बताया है उसके आधार पर। तो सबसे पहले क्या करना? एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना। दूसरा स्टेप है फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास। जो फार्मूला निकला है उसका आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना, सब एटम के मास को ऐड करके। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास, फार्मूला मास, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी।
तो फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास बाय, कैसे निकालोगे, तो बाय एडिंग द एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस। समझ में आ गया ना। ये एटॉमिक मासेस कहाँ पे होगा, तो ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप्स लेंगे कि डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास। एक्सपेरिमेंटली आपको दिया रहेगा, तो थर्ड स्टेप में क्या लिखना, ये मॉलिक्यूलर मास जो है ना दिया रहेगा। जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने बोलेगा ना, तो याद रखना वहां पे मॉलिक्यूलर मास जो है क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो थर्ड स्टेप वो कैसे दिया होगा, एक्सपेरिमेंटली दिया होगा। तो थर्ड स्टेप क्या लिखोगे, डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डिटरमाइंड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना। तो डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास बाय सम सुइटेबल इंटीजर, जो भी आएगा। तो किससे हम लोग डिवाइड किए थे, देख लो फार्मूला मैंने बनाया था मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास ना। तो डिवाइड द, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास बाय सम सुइटेबल मेथड ना, या फिर बाय द एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, निकल जाएगा ना। इसके बाद मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जो होगा, जो भी हमारे पास इसका वैल्यू मिलेगा n, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी एम्पिरिकल फार्मूला बना होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो चलो एक न्यूमेरिकल बना ले इस पर। इसके बाद कुछ नहीं करना है, n इंटू आपको एम्पिरिकल फार्मूला से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना प्रत्येक आइटम में। ठीक है, जो भी एम्पिरिकल फार्मूला बना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे n से। तो चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके बाद एक और जो है लेक्चर बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर। तो चलो एक क्वेश्चन में इस पर और बता रहा हूं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन दिखेगा। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला of the compound? What is the simplest formula of the compound which has the following percentage composition? ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है बच्चों, इसमें 80%, कितना दिया है, 80%। ठीक है ना। हाइड्रोजन दिया हुआ है 20%, बस 2 एलिमेंट लिया है। कार्बन कितना है, 80% है, और हाइड्रोजन कितना है, 20%। और एक्सपेरिमेंटली दिया हुआ है इफ द मॉलिक्यूलर मास जो है इज 30 है, कितना है, 30। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। समझ में आया ना सवाल। पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड which has the following percentage composition, what is the simplest formula of the compound? ठीक है, if the molecular mass इतना, calculate empirical formula। अब क्या करेंगे, तो देखो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, एलिमेंट लिख दो जो दिया हुआ है, इसके बाद इसका परसेंटेज कंपोजिशन लिख देना। ठीक है, और तीसरा एटॉमिक मास लिख देना। ठीक है, आपको याद होना चाहिए एटॉमिक मास। जैसे इसमें 2 एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ये स्टेप्स देखे थे ना अभी हम लोगों ने, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। इसके बाद सिंपल रेशियो निकाल लेना ऑफ मोल्स का, और यदि रिक्वायर्ड हो तो सिंपलेस्ट डेटा के लिए तो सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ये तो एलिमेंट देखो आपके पास 2 है, कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज 80 है और हाइड्रोजन का परसेंटेज 20। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है।
तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करेंगे, यहाँ 20/1, तो 20/1 तो 20 होगा, और 80 में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 12 से, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, तो 80 डिवाइडेड बाय 12 जो है बच्चों ये आ जाएगा 6.66 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 6.66। अब जो छोटा है उससे सब में डिवाइड करेंगे, देखो 6.66 में 6.66 से डिवाइड करो, 20 में 6.66 से डिवाइड करो, ठीक। तो ये 1 हो जाएगा, और ये जो है करीब करीब 3 आएगा, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ही, 1 और 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा वो देखो कार्बन में 1 है तो C1 और H3, तो CH3 बनेगा, ओके। अब हम क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास, कार्बन का मास कितना है 12 और हाइड्रोजन 3 × 1, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, देखो बच्चों एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास जो है 30 है, तो आप सबसे पहले n निकालो, ठीक है। तो n बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास, और ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास, एक्सपेरिमेंटल होगा, बट्टा एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो देखो मॉलिक्यूलर मास हो गया बच्चों 30 और एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया 15, तो देखो 2 हो गया, ठीक है। तो n का मान कितना निकल गया 2, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर ही पूछा था ना, हाँ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सुइटेबल इंटीजर निकला है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, CH3। इसका मतलब ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर C2 हो जाएगा और S6 होगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये इथेन है, क्या है, इथेन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बोला है स्टेप्स में, ठीक है, स्टेप्स में बोला है फाइनली राइट डाउन द सिंबल ऑफ वेरियस एलिमेंट साइड बाय साइड एंड पुट द अबव सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक। और ये तो इसमें बोला था ना एम्पिरिकल फार्मूला में, और इसमें जो लास्ट हमने निकाला था यहाँ पे देखो स्टेप्स लिखे है ना, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो n को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला का और एम्पिरिकल फार्मूला का। तो चलो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो, और उसमें हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड। ओके, थैंक यू।